अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। आई होप आप सब ठीक हो। तो ये जो हमारा चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका ये लास्ट पार्ट हम आज कवर करेंगे, जिसमें वील टॉक अबाउट नेशनलिज्म, वील टॉक अबाउट कलेक्टिव बिलोंगिंग, वील टॉक अबाउट द सैक्रिफाइसेस दैट इंडियन लीडर्स मेड, जिसकी वजह से फाइनली वी हैड वन नेशन टू डिसाइड इन, राइट। तो इस पार्ट का जो NCERTs फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो ये लास्ट पार्ट होगा चैप्टर का, बट फॉर द वंस हु आर रीडिंग इट फॉर इन डेप्थ क्लैरिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग, उनके लिए एक और क्विट इंडिया मूवमेंट का वीडियो आएगा, बिकॉज इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट इज़ नॉट कवर्ड एंड आई डोंट नो कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट फिर कब कवर कर पाएंगे। सो इट्स बेटर दैट वी कवर इट राइट अवे। आई ऐड इट टू द सेम प्ले लिस्ट, राइट। एंड आई होप दैट यू हैव चेक्ड दैट अकेडमी ऑफ जनरल स्टडीज़ वाला चैनल, एंड आई होप कि जो लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं समझने की, उनको वो समझ आए, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा NCERT का ये जो 4th पार्ट है इस चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। शब्द पहले देखिए, कलेक्टिव बिलोंगिंग, अपनापन। जब हमको अपनापन महसूस होता है हम उसको बिलोंगिंग बोलते हैं। ये बोलते हैं, हमारा फ्रेंड ग्रुप में एक इंसान होता है ना जो हमें अपना लगता है, ऐसा लगता है कोई बिछड़ा भाई है, मतलब यू फील वेरी क्लोज। तो ऐसा बिलोंगिंगनेस जब एक इंसान को अपनी नेशन के साथ लगता है ना, उसको बोलते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग विद द नेशन। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी फॉरेन कंट्री चले जाइए, आप किसी भी फॉरेन स्टेट चले जाइए, यानी कि अगर आप झारखंड के हैं तो आप पंजाब आ जाइए, कभी आप दिल्ली चले जाइए, कुछ भी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझको घर जाना है, मुझको वहाँ पर बिलोंगिंगनेस फील होती है, मुझे वहाँ पर अपनापन महसूस होता है। तो वही हम पढ़ेंगे इसमें। यूनिट में ये है कि इंडियंस को, यानी कि लोग जो इंडिया में रहते थे, उनको अपने देश के प्रति प्यार कैसे आया, ये पढ़ेंगे। ये ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ हमारा ये पैराग्राफ शुरू होता है, जिसमें कि ये हमारे हैं बाल गंगाधर तिलक। इनको हम बोलते थे लोकमान्य तिलक, क्योंकि इनका नाम बाल गंगाधर तिलक है ना, तो सरनेम इनका तिलक, और लोकमान्य इनका निकनेम रखा गया था इंडियंस के द्वारा। लोक का मतलब पीपल, लोकसभा वाला। मान्य मतलब रिस्पेक्टेड, हर्ड, वो इंसान जिसकी बात सुनी जाए। तो ये हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये हमारे नेशनल मूवमेंट में, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी रिस्पेक्ट होती थी महात्मा गांधी जितनी। इनकी हर बात को मद्देनज़र रखते थे, उसका एनालिसिस करते थे, तो इनका नाम लोकमान्य तिलक रख दिया। ये जो ब्यूटीफुल सी पेंटिंग है, ये हमको दिखाती है कि कैसे महाराष्ट्र के एक इंसान, ये महाराष्ट्र की ड्रेस पाई है ना, पेशवा जैसे कपड़े पहनते थे, हमको याद होगा, ये लाल कलर की टर्बन, फिर ऐसी मूछें और वाइट धोती एंड वाइट कुर्ता विद अ ब्यूटीफुल शॉल, ये उनका दिखाया। एक हाथ उनका बुक पर है, बुक पर है यानी कि नॉलेज, यानी कि ही इज़ अवेयर व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड अदर हैंड इज़ ऑन द चेयर, यानी कि अथॉरिटी, ही नोज़ वेयर इज़ ही सिटिंग, ही नोज़ व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ ही अप टू। तो ये बात वो कर रहे हैं। नाउ द बॉर्डर्स ऑफ, अगर हम इस पेंटिंग के देखें तो इधर हमको टेम्पल दिख रहा है, यानी कि हिंदूज़ का सेक्रेड प्लेस। ये हमको मस्जिद दिख रहा है, मुस्लिम्स का सेक्रेड प्लेस, दिस इज़ योर चर्च, द क्रिश्चियंस के लिए, एंड दिस इज़ योर आर्यन सिविलाइजेशन, यानी कि आपका वेद के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी दिखाया गया है, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पर क्या लिखा है, स्पॉटलेसली प्राइवेट कैरेक्टर। ये लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्पॉटलेस हैं। देखो उनके ड्रेस पे भी कोई स्पॉट नहीं है, ही स्पॉटलेस, ही हैज़, मतलब स्पॉटलेस का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई गलती ना ढूंढ सके। प्राइवेट कैरेक्टर, अपनी बात अपने तक रखते हैं जब तक पूछी ना जाए। यहाँ पे क्या लिखा है, इनडोमिटेबल करेज, ऐसा करेज, ऐसी पावर, ऐसा अंदर से जिगरा जिसको हम बोलते हैं, हृदय, जिसको कोई भी डरा नहीं सकता। ये पर्सनालिटी थी हमारे बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है जी। और ये रोज़ेज़ हैं, ये ऑनर किया है हमारी इंडिपेंडेंस को, हमारे नेशनलिस्ट आइडियाज़ को। टाइगर दिखाया गया है बिकॉज आवर सीक्रेट एनिमल माना जाता है, ठीक है। लायन एज पावर दिखाया है, ये ब्रिटेन का फ्लैग भी है, कि हम एक बारी पीछे जाके भी देखें, लॉ बुक्स पढ़ी हैं कि हमने लॉ को रिस्पेक्ट करके हमारा नेशन बनाया है और उसमें सिटीजन्स को राइट्स भी दिए हैं।
ग्लोब है which is initiating, which is telling us कि we are aware of the political affairs. हमको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता है, हमें पता है कि कौन सी यूरोपियन कंट्री कौन सा मॉडल फॉलो करती है, कौन सा USSR, कौन सा कम्युनिस्ट देश है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये हमने पढ़ा बाल गंगाधर तिलक को. बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक थे, स्वदेशी मूवमेंट के हेड थे. इनका एक फेमस कोट था, ये आपको याद करना है. अगर आप आंसर राइटिंग अपनी और अच्छी करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. ये इन्होंने बोला था बाल गंगाधर तिलक ने. स्वराज का मतलब हमने समझाया था आपको, सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल. वो कहते हैं कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरे हक में था, एंड आई विल ऑलवेज हैव इट. राइट नाउ एक लाइन पढ़ेंगे फिर मतलब समझाएंगे. नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम नेशन, when they discover some unity that binds them together. नेशनलिज्म लोगों में तब फैलता है जब लोग ये बिलीव करना शुरू करते हैं कि वो एक ही नेशन का पार्ट है, जब उनके दिल में एक यूनिटी वाली फीलिंग आती है जो उनको एक दूसरे से जोड़ कर रखती है. ठीक है. बट हाउ डिड द नेशन बिकेम रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल. एक नेशन जो था ये एक आइडिया था तब. आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप मैं आपको कहूँ कि फ्यूचर में AI इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि पॉपुलेशन ऑफ रोबोट्स विल बी मोर देन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस. ये आइडिया है, लेकिन एक वक्त पे ये रियलिटी बन जाएगा. तो तब के ज़माने में यानी कि हमारा 1940s एंड 50s में ये आइडिया था कि हमारा एक अपना देश होगा. तो वो आइडिया जब रियलिटी में आया, इंडिया जब बना, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो थी उनको कैसे एक कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक, अब आप खुद बताइए, एक पंजाबी और एक मराठी में क्या ऐसा जोड़ होगा, उनको क्या ऐसा टुगेदर करेगा एक नेशन इंडिया, क्योंकि वो उसी धरती उसी नेशन के पार्ट हैं. तो हाउ डिड द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, रीजन्स और लैंग्वेजेस, ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग थ्रू इंडिया, थ्रू नेशनलिज्म, थ्रू सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. ठीक है. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स. जो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी ना, अपनापन का ये जो महसूस करने वाली फीलिंग थी, ये धीरे धीरे आई, अचानक से नहीं आई कि एक दिन सुबह हुई और एक दूसरे के साथ सब हक करने लग पड़े. ऐसा नहीं था. बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस हुए थे, बहुत सारे लोगों ने इमेजिन करके बुक्स लिखी थी, वीडियोस बनाई, रेडियोज़ में पब्लिश किया था, पैम्फलेट्स बनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ऐसा देश होगा हमारा जिसमें हमारी पावर ही होगी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. ठीक है. तो हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, प्रिंट्स एंड सिम्बल्स ऑल प्लेड अ पार्ट ऑफ मेकिंग नेशनलिज्म. फिक्शन हमको सबको पता है क्या होता है. फिक्शन इज़ जो सच नहीं है लेकिन सच हो सकता है. तो तब के ज़माने में इंडिया एज ए नेशन हमारे लिए फिक्शन ही था. फोकलोर क्या होता है. फोकलोर होता है कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज या स्टोरी, कस्टम ऑर्डिनरी लोगों का जो जनरेशन्स पास कर रही हैं. फॉर एग्जांपल आपकी नानी या दादी ने आपको कोई भी स्टोरी बताई हो जो उनकी मदर या नानी दादी ने बताई हो, तो वो आपके लिए एक फोकलोर है. फोक यानी कि लोग, लोर यानी कि नॉलेज, वो नॉलेज जो लोगों के द्वारा आप तक आई है. ठीक है. तो ऐसी चीज़ें, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, ये सब जब आई लोगों तक, बच्चों के पास, तो ये जनरेशन टू जनरेशन जब पास हुई, इससे नेशनलिज्म का फीलिंग आया. ठीक है. द आइडेंटिटी ऑफ नेशन, एज यू नो, सीन इन चैप्टर नंबर 1, इज़ मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन अ फिगर और एन इमेज. हमने पढ़ा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमारे लिए मर्साइल थी, जर्मनी के लिए जर्मेनिया थी, वैसे इंडिया के लिए थी हमारी भारत माता. ठीक है. क्यों? क्योंकि जब हम एक फ़ीमेल फिगरीन या कोई भी एक इमेज लेते हैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हमको ईज़िली हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से नेशन की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल जब हमने फ्लैग्स लेकर आए, हमारा एजेंडा क्या था फ्लैग्स लाने का, कि अगर कोई फ्लैग लगाओ तो हमें पता हो कि वो कौन सा देश है, रिप्रेजेंट कर रहा है वो. ठीक है. 20th सेंचुरी यानी कि 1900s की बात हो रही है. ओके. 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म बहुत ग्रो हुआ. एक आइडेंटिटी आई इंडिया की बाहर निकल के इन द इमेज ऑफ भारत माता.
भारत माता जो था वो आइडिया, वो एक इमेज सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वही इंसान थे जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम लिखा था। क्यों लिखा था? हमारी मदरलैंड के लिए। उसके बाद उन्होंने जो इमेज थी ना भारत माता की, इमेज का मतलब उनके ना दिमाग में एक ऐसा, उन्होंने जैसे जर्मनी का देखा फिगरीन जर्मेनिया, और फ्रेंच का देखा ला मर्साइल। उन्होंने बोला कि यार इंडिया का भी होना चाहिए, तो उनके दिमाग में एक पिक्चर सा आया। उस इमेज को उन्होंने अपनी नॉवल आनंद मठ में प्रेजेंट किया। उन्होंने बताया उस नॉवल में कि ऐसी भी इमेज होगी, हमारी भी भारत माता होंगी, हमारे लिए भी एक फीमेल फिगरीन हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। तो क्या बात हुई अभी कि फर्स्ट टाइम जो इमेज थी भारत माता की वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दिमाग में आई। उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था और आनंद मठ में ये आइडिया रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नाउ ये हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके दिमाग में एक भारत माता की इमेज आई थी और आनंद मठ में इन्होंने ये लिखी थी, और इन्होंने ही वंदे मातरम भी लिखा। ठीक है। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फर्स्ट फेमस इमेज ऑफ भारत माता। अब जो आइडिया लाए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उस इमेज को एक्चुअल में फिजिकली जिसने बनाया था वो था हमारे अबिंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है इनका? अबिंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ये वाली पेंटिंग बनाई। ठीक है जी। अब इन दिस पेंटिंग, जो भारत माता की पेंटिंग है, वहाँ पर शी इज़ एन एस्थेटिक फिगर, काम है, कंपोज्ड है और डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। क्या है? देखिए, काम है, कंपोज्ड है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। काम का मतलब शांत है, कंपोज्ड का मतलब शी नोज दैट शी इज स्टैंडिंग, शी इज़ इन हर कॉन्शियस। डिवाइन यानी कि भगवान की बनाई हुई। स्पिरिचुअल है यानी कि भगवान में और आत्मा में मानती हैं। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन बहुत टाइम में ना भारत माता की जो इमेज थी वो इवॉल्व होती गई, यानी कि लोगों ने अपने हिसाब से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने हिसाब से भारत माता बनाई। वो हम आगे पढ़ेंगे। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। जो नेशनलिज्म का आइडिया था ना, उसने इंडियन फोकलोर को भी रीबर्थ दे दिया। In the 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. 19th century के अंत में नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने, नेशनलिस्ट यानी कि देश प्रेमी, नेशनलिस्ट लोग जो थे वो फोक टेल्स लेके आते थे, यानी कि the stories which were told by the people, by bards as a group of people, जो टूर करते थे विलेजेस में, वो घूमते थे विलेजेस में और ऐसी स्टोरीज, ऐसे सॉन्ग्स को कलेक्ट करते थे। ये कहानियाँ जो थी, दे बिलीव्ड गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। वो कहते थे कि यही असलियत है हमारे कल्चर की। दैट हैड बीन करप्टेड, जो इमेज करप्ट हो गई है दूसरे फोर्सेस की वजह से। यहाँ पे ब्रिटेन की बात की है। It was essential, it was necessary, it was important to preserve, conserve, save this folk tradition in order to discover one's nation's identity and restore a sense of pride in one's past. हमारे पास्ट में प्राइड लाने को, एक प्राउड की फीलिंग लाने को ये फोकलोर्स का दोबारा इजाद होना बहुत ज़रूरी था। बंगाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया हमारे नेशनलिज्म प्रोसेस को और इसको बुक्स में लेकर आए। उन्होंने नर्सरी राइम्स लिखी, उन्होंने मिथ्स लिखे, मिथ का मतलब हाइम्स होता है, वगैरह वगैरह लिखा ताकि रिवाइवल हो जाए। मद्रास में यानी कि आपका चेन्नई, तमिलनाडु में नतीसा शास्त्री नाम के एक इंसान थे। ये हैं आपके नतीसा शास्त्री। इन्होंने एक 4 वॉल्यूम यानी कि 1 2 3 4 वॉल्यूम्स का तमिल फोक टेल्स का कलेक्शन लिखा और उसका नाम लिखा द फोकलोर्स ऑफ साउथ इंडिया, ताकि वो प्रिजर्व हो, ताकि वो सेव रहें। उनका मानना था कि दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर, नेशन का नेशनल लिटरेचर होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। ठीक है। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड,
Nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring them the feeling of nationalism. धीरे धीरे nationalist leaders को ये पता लगा कि कैसे symbols and icons और भी तेज़ी से लोगों को unite करते हैं, right? अब ये जो underlined है ये आगे मैंने समझाया, इससे पहले हम ये पढ़ते हैं. Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought differently. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि नेशनलिज्म सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं आएगा, और भी कुछ करना पड़ेगा जिससे हम नेशनलिज्म लेकर आ सकें. जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियंस को बैकवर्ड देखा, यानी कि पिछड़े हुए लोग देखे, प्रिमिटिव देखे, अभी भी जो एनिमल्स की तरह बिहेव करें, जो अपने आप को गवर्न करने के लिए इनकेपेबल हों, ऐसे देखते थे ब्रिटिशर्स इंडियंस को. लेकिन रिस्पॉन्स में इंडियंस बिगैन लुकिंग इनटू द पास्ट एंड डिस्कवर्स इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स. लेकिन उन्होंने, इंडियंस ने अपने पास्ट को और अच्छी तरह से जानने की कोशिश की ताकि वो अपने आप को अच्छी तरह गवर्न कर सकें. They wrote about the glorious developments in the ancient times when art and architecture and science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade flourished. उन्होंने इंडिया की अचीवमेंट्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, लॉ हो, साइंस हो, कुछ भी. This glorious time, in their view, was followed by a history of decline when India was colonized. हुआ क्या था, मौर्याज, गुप्ताज, शुंगास, कानवाज, फिर आपके मिडीवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत, फिर आपके मराठास, मुगल्स, ये सब पे साउथ इंडियन हिस्ट्री ले लीजिए, चोला, पांड्या, चेराज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, ये सब ले लीजिए. अगर आप इनके टाइम पे इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर, आर्किटेक्चर वॉज एट इट्स पीक. बट सून एंड लेटर व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स, इंडिया का जो एक्चुअल में एसेंस था वो लॉस्ट हो गया. These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past. और ये एक ऐसा वक्त था जब हम वापस गए अपने पास्ट को देखने के लिए, अपने ग्लोरियस टाइम में वापस जाने के लिए. And struggle to change the miserable conditions of life under the British rule, ताकि हम थोड़े वक्त के लिए भूल जाएं कि ब्रिटिशर्स ने हम पर कितना जुल्म उठाया. These efforts to unify people were not without problems. लेकिन obviously आप कुछ भी करें तो वो प्रॉब्लम्स तो साथ आएंगी. हुआ क्या कि जब हम हिंदू पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे थे तो जो अदर रिलीजन्स थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, उनको ऐसा लगा कि वो लेफ्ट आउट फील हो रहा है, वो उनको ऑस्ट्रेसाइज फील हो रहा है, एलिनेटेड फील करा जा रहा है. सो व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, people of other communities felt out. भारत माता समझा देते हैं आपको. इंडियन कल्चर में भारत माता यानी कि मदरलैंड जो होती है वो लव, सैक्रिफाइस और प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करती है. आर्टिस्ट जो होते हैं वो हमारे मदर को डिवाइन दिखाते हैं, यानी कि भगवान की बनाई हुई. इमोशनल होती हैं, नेशनल प्राइड है और इसमें यूनिटी है. अब इन्होंने ऑरेंज पहना है मतलब सैक्रिफाइस किया है. इनके हाथ में बुक है यानी कि नॉलेज है. इनके हाथ में पैडी है यानी कि फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स हैं. वाइट क्लॉथ है यानी कि खादी यानी कि स्वदेशी है, सेल्फ इंडिपेंडेंस है, सेल्फ रिलायंस है. और रोजरी है यानी कि माला है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी भी है. ठीक है, ये वाली भारत माता आगे बताते हैं. ये था. अब हाँ, यहाँ पे आते हैं. सबसे पहले एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया था, रेड, ग्रीन और येलो रंग का. रेड, ग्रीन और येलो कलर का डिज़ाइन किया गया था, जिसमें 8 लोटसेस हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और एक क्रेसेंट मून है जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक सन होता है जो हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो ये हमारा पहला फ्लैग जो था ये बना था, उसके ऊपर वंदे मातरम लिखा था. लेकिन फिर गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया. अब ये वाला जो फ्लैग था ये बना, लेकिन इसके बाद गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया, जिसमें उन्होंने बोला कि रेड कलर यानी कि थोड़ा सा सैफरन, फिर होगा ग्रीन, ठीक है, येलो कलर होगा यहाँ पे येलो डिज़ाइन किया उन्होंने. ये सेम हो गया, नेवर माइंड. उन्होंने ये वाला सैफरन वाइट एंड ग्रीन वाला फ्लैग बनाया और उसमें अपनी खादी वाली जो है
स्पिनिंग व्हील जो है वो इस्टेब्लिश किया, जिससे कि उन्होंने खादी को रिप्रेजेंट किया, यानी कि स्वदेशी को रिप्रेजेंट किया, जिसको हम चरखा भी बोलते हैं, राइट। फिर ये वाली जो भारत माता हैं, ये स्लोली एंड स्टडी क्या हुआ कि जो ओल्ड वाली भारत माता हैं जो हमने बनाई थी, आपके आइडिया किनका था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, और उसको पेंट किया था अबिंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद बहुत लोगों ने बोला कि हमारी भारत माता कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, शी इज़ मोर रिलीजियस। फॉर एग्जाम्पल इसमें हाथी दिखाया, यानी कि एलिफेंट विच इज़ रिप्रेजेंटिंग विजडम, लोटस दिखाया गॉडेस लक्ष्मी, सरस्वती दिखाया गॉड ऑफ स्किल, लायन दिखाया करेज, लोटस दिखाया कीचड़ से भी उगने वाला, यानी कि कॉलोनियलिज्म के बाद भी इतना राइज करने वाला। भारत माता विद त्रिशूल, शी इज प्रोटेक्टिंग अस लाइक शिवा, एंड एवरीथिंग दैट वाज रिप्रेजेंटेड वाज लिटिल मोर स्पिरिचुअल दिस टाइम, राइट। लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है कि ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स के लिए दिल में और एंगर बढ़ रहा था, जो कि ग्रुप्स ऑफ इंडिया को और क्लासेस ऑफ इंडिया को और पास लेकर आ रहा था into a common struggle for freedom. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movements and independence. महात्मा गांधी जो लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने कोशिश किया कि वो लोगों को और ऑर्गेनाइज्ड वे में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रखें। ऐसे मूवमेंट जैसे कि स्वदेशी, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब नेशनल यूनिटी ही फोर्ज करते थे। फोर्ज का मतलब चाहते थे। But as we have seen, diverse groups and classes participated in these movements with varied aspirations and expectations. लेकिन बहुत जितने भी डिफरेंट हमारे ग्रुप्स थे, उन्होंने अपने अपने एक्सपेक्टेशन के लिए पार्टिसिपेट किया। कभी भी वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिर्फ देश बनाने के लिए नहीं आए। as their grievances were wide ranging, उनकी शिकायतें बहुत लंबी थीं, from freedom to colonial rule also meant different things for different people. कांग्रेस ने कंटिन्यूसली कोशिश किया कि वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे और डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप की पूरी करें और एक ग्रुप को कभी भी एलिनेट फील ना करवाएं। दिस इज़ प्रिसाइसली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। लेकिन फिर भी उनको ऐसा, बहुत सारे कम्युनिटीज़ को ऐसा फील हुआ कि भारत माता इज़ मोर हिंदू सेंट्रिक, मुस्लिम सेंट्रिक नहीं है, सिख सेंट्रिक नहीं है, इसीलिए उनको एलिनेटेड फील हुआ। This is precisely why the unity broke down. The high points यानी कि the peak of Congress activity and nationalist unity was followed by disunity, जिससे कि कांग्रेस भी अंततः एक अम्ब्रेला पार्टी नहीं रही। In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. यानी कि एंड में हमें एक ऐसा ही नेशन चाहिए था जो colonial rule हटा दे। That's it. हमको कोई मतलब नहीं था कि हमारा रिलीजन क्या है, ये लैंग्वेज क्या है, स्टेट क्या है, एक्सेट्रा, राइट। वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत थी हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, राइट। थैंक यू।